मगर वो बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे। परमा भी उन्हें जान से प्यारी थी। शायद वो सारी जिंदगी भारत में गुजार देते, मगर बदकिस्मती से उनका राज फाश हो गया। इससे पहले कि गिरफ्तारी अमल में आती, बीवी के जरिए उन्हें अपना भांडा फूटने की खबर पहुंच गई और बीवी ही की मदद से वो फरार होने में कामयाब हुए। शुक्ला को जो ही बेटी के कारनामे की खबर मिली, उसने पार्वती के कत्ल का हुक्म सादर कर दिया और परमा की मां बेचारी घर जिंदा न लौट सकी। बेटी की मौत के बाद शुक्ला नवासी को अपने पास ले गया। अंसारी साहब ने बहुत कोशिशें की कि अपनी बेटी को पा सके, मगर उनकी राह में शुक्ला का मनहूस वजूद रुकावट बना रहा। शुक्ला ने न सिर्फ बाप को बेटी से मिलने से रोके रखा, बल्कि परमा के जहन में ऐसा जहर भरा कि आज इस मासूम को अपना बाप एक कातिल और जालिम शख्स दिखाई देता है। जब अंसारी साहब की 2-3 कोशिशों के बावजूद कामयाबी ना हुई तो इन्होंने मुझे शुक्ला के खात्मे और परमा की बाजियाबी को भेजा। मेरे साथ एक कमांडो भी आया था जो एक मार्के में शहीद हो गया। फिर तुम मिली और बाकी कहानी तुम्हें मालूम है। गहरा सांस लेते उसने मेरा हाथ थामा। वैसे इस बारे अजमालन तो मुझे भी पता था। बहरहाल अब क्या चाहते हो? तुम शुक्ला से राब्ता करके अपना काम निकलवाओ, फिर इसे कत्ल करके परमा को साथ ले जाऊंगा। उम्मीद है इसकी हलाकत के बाद ज्यादा रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोरा साहब कोई से बोली मैं चाहती थी परमा पर तशद्दुद की वीडियो इसे भेजूं ताकि वो मुजाहमत न कर सके। इसे परमा की बंदी हुई हालत की तस्वीर दिखाना काफी होगा। उसने थके थके लहजा में मुत्तफिक होने का ऐलान किया। कोशिश करके देख लेते हैं। तो चलो। मैंने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। ए रीजा, खफा तो नहीं हो? तुम पर पिस्तौल ताना। मेरा हाथ थामते उसने नदामत जाहिर की। मैं मुस्कुराया। किसी बेवकूफ की बात पर गुस्सा करना कहाँ की अक्लमंदी है? वो मुंह बनाते हुए बोली तुमसे माजत करना ही फजूल है। मैं खिलखिलाते हुए अंदर घुस गया। परमा मुंतजिर नजरों से दरवाजे की चांदी मुतवज्जा थी। कुर्सी संभालते हुए लोरा ने कहा अपने नाना का नंबर बताओ। उसने बेबसी जाहिर की। हमें याद नहीं है, हमारे मोबाइल फोन में लिखा होगा। मोबाइल फोन पर पासवर्ड लगा हुआ है पार्वती। उसने उदास लहजे में अपनी मां का नाम लिया था। रीजा बात सुनो। लोरा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सैन में निकलकर वो दबे लहजे में बोली यहां से बात की तुम मुनकशिफ लुकेट हो जाएंगे। मैंने कहा बातचीत तुमने करना है और तुम्हें अकेला जाने नहीं दे सकता। बिल्कुल, परमा की निगरानी भी तो जरूरी है। मैंने मशवरा दिया। हाथ पांव जकड़े हैं, मुंह पर टेप चिपका कर निकल जाते हैं। अलबत्ता इसे यही बावर करवाएंगे कि एक आदमी यही है। उसने इत्तेफाक करते हुए इस बात में सर हिला दिया। हम वापस परमा के पास पहुंच गए। तुम्हारा नाना इस वक्त कहाँ होगा? लोरा ने दोबारा तफ्तीश शुरू कर दी। उसने नफी में सर हिलाया। हमें नहीं पता। लोरा ने पूछा मुस्तकिल मुंबई में होता है या किसी और शहर में ठिकाना बना रखा है? जवाब मिला अमूमन सफर में रहते हैं, यहाँ भी आना जाना लगा रहता है। अलबत्ता दूसरे शहरों की निस्बत यहाँ ज्यादा वक्त गुजारते हैं। यहाँ उसकी क्या रोजमर्रा होती हैं? परमा ने कहा बाहर का तो पता नहीं, अलबत्ता घर में हमें वक्त देते हैं, लाइब्रेरी में घुसे रहते हैं या आराम करते हैं। लोरा चंद जरूरी और गैर जरूरी सवाल पूछकर मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। रिजा, बेहतर होगा तुम शुक्ला से बात करने चले जाओ। ठीक है। इस बात में सर हिलाते हुए मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। परमा का मोबाइल फोन मुझे पकड़ाओ। मोबाइल फोन मेरी तरफ बढ़ाकर उसने परमा से पूछा लड़की, मेरा आराम का मूड है, तुम्हें कोई हाजत है तो पूरी कर लो। बाद में जरा सी आवाज आई तो याद रहे तुम्हें छुड़ाने को रीजा यहाँ नहीं होगा। वो मनाही हमें ताज़ा दमून आए। लोरा ने उसकी हथकड़ियां खोल कर कहा तुम्हारे पास 5 मिनट है। कलाइयों को मसलते हुए बैतुल खुला में घुस गई। बैतुल खुला और गुसल खाना इकट्ठे ही थे। रोशनदान मौजूद था, मगर इससे बमुश्किल बिल्ली ही गुजर सकती थी। परमा के गुसल खाने में घुसते ही मैं बाहर निकला ताकि इसे लगे मैं चला गया हूं। मैं पार्किंग की तरफ बढ़ गया। जब तक कार स्टार्ट करके खोली के सामने पहुंचा, लोरा बाहर आ गई थी। खोली का बैरूनी दरवाजा भी ताला करके उसने मेरे साथ निश्चित संभाली। कार आगे बढ़ते ही उसने पूछा क्या तरतीब होगी? तुम बात करोगी? तवील गुफ्तगू न करना, चंद धमकियां देकर मुतालबा पेश करना और फिर निकल भागेंगे। जाना कहाँ है? मैंने कहा ऐसी जगह जहां भीड़ ज्यादा हो ताकि हमें आसानी से न ढूंढा जा सके। ठीक है। उसने इस बात में सर हिला दिया। दोपहर हो गई थी। घंटे भर के सफर के बाद मैंने एक बड़े शॉपिंग प्लाजा की पार्किंग में कार रोकी और हम अंदर घुस गए। एक दुकान में जेर लिबास है निस्वानी इस्तेमाल की चंद चीजें लेकर लोरा ट्राई रूम में घुस गई। मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया ताकि वो आसानी से बात कर सके। उसने परमा का मोबाइल फोन ऑन करके शुक्ला को कॉल मिला ली। मेरे कान में उसकी हल्की हल्की आवाज आ रही थी और जिस तरह वो तैश में बात कर रही थी यकीनन शुक्ला के अंदेशे मजीद बढ़ जाना थे। 10 मिनट बात करके उसने राब्ता मुनक़ता किया और मोबाइल फोन बंद करके निकल आए। इतना वक्त नहीं था खरीदारी कर सकते। तमाम चीजें वहीं छोड़कर हम बाहर निकल आए। अगले 5 मिनट में कार में बैठकर हम पार्किंग से निकल रहे थे। बाजार से निकलने में मैंने सुरात का मुजाहरा किया था। बड़ी सड़क पर चढ़ते ही लोरा की तरफ मुतवज्जा हुआ। क्या रहा? वो तमानिया से बोली गड़गड़ा रहा था। यकीन मानो रीजा, इस फिरौन का लिजाजत भरा लहजा सुनकर सीने में ठंड पड़ गई है। मैं मुंह बनाते हुए बोला तफसील बताओ।
पहले तो खबीस ने खुशी का इजहार किया कि शायद नवासी की काल है। मेरी आवाज सुनते ही सांप सूंघ गया था। उसे खरी खरी सुनाकर मैंने अपना स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट नंबर बताया और 20 मिलियन पाउंड का हर्जाना तलब की है। दूसरी सूरत में परमा के साथ जो कुछ हो सकता है उसकी 2-3 मिसालें दी ताकि सुअर के होश ठिकाने लगे। मिन्नतें करने लगा कि इतनी रकम उसके अकाउंट में भी ना होगी, मगर मैं जानती हूँ झूठ बक रहा था। करीबन इतनी रकम तो उसे हमारे सौदे में बच रही थी। इससे पहले भी जाने कितने सौदे कर चुका होगा। ऐसे बदकिरदारों के स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स पैसों से लबालब भरे पड़े हैं। मैंने कथा कलामी की राजी हुआ कि नहीं। मिन्नतों के बाद धमकियों पर उतर आया कि अगर मैंने इतने पैसे निकलवा भी लिए तो वो बाद में मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लोरा का कहका बुलंद हुआ, बेवकूफ को क्या मालूम कि बच्चे का तो कुछ करने की काबिल होगा ना। मैंने बेचैनी जाहिर की। तय हुआ क्या? 5 दिन की मोहलत मांग रहा था। 3 दिन की मोहलत दी है। इसके बाद परमा की पहली वीडियो अरसाल करूंगी। मैंने कहा परमा पर तशद्दुद का ख्वाब भूल जाओ। वो इत्मीनान से बोली तशद्दुद मैं नहीं करूंगी और वीडियो भी ऐसी बनेगी कि शुक्ला का सुकून व आराम खारित हो जाएगा। मैंने ख्याल जाहिर किया, मुझे लगता है वो खबीस अपना नुकसान नहीं होने देगा। अगर उसे परमा की फिक्र नहीं है तो ऐसा सोचा जा सकता है। तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। वो रकम SR-1 राइफलों को खरीदने के मद में अदा करेगा ताकि अपना नुकसान इंडियन हुकूमत के खजाने से पूरा कर सके और तुम्हारा मुतालबा भी पूरा हो। वेरी गुड, इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। SR-1 राइफल मेरे किस काम की? अगर यूं वो मुंह मांगी रकम अदा करने पर तैयार हो जाए तो बेहतर होगा। बल्कि इसने ऐसा ना कहा तो मैं खुद ये तजवीज सामने रखूंगी। सच में तुम बहुत होशियार हो। उसने पुरजोश अंदाज में पीठ थपथपाई। तो मानती हो ना, पाकिस्तानी सिपाही की सोच बरतानवी फौज के ऑफिसर से ज्यादा होती है। वो कुशादा दिली से बोली, सिर्फ तुम्हारे बारे ये दावा तस्लीम कर सकती हूँ। मैंने मौजू तब्दील किया। शुक्ला परमा को तलाश करने को पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा। तमाम मुयस्सर जराए हमारी तलाश में झोंक देगा, इसलिए हमें बहुत ज्यादा एहतियात और चौकसी की जरूरत पड़ेगी। वो मुस्कुराई, अपने ताई तो कोई दकीका फरोगजाश नहीं करेंगे, बाकी तुम्हारे अल्लाह ताला पर छोड़ देते। अब अल्लाह पाक का बबरकत नाम वो अकीदत से लेने लगी थी। अलबत्ता अल्लाह पाक को पुकारती मेरी निस्बत से थी। वापसी पर परमा हमें बखैरियत ही मिली थी। करीबी मार्केट से मैंने दौरा के लिए एक नया बिस्तर खरीदना जरूर समझा था कि उसके बिस्तर पर परमा काबिज हो गई थी। परमा जाग रही थी। मुमकिन ही ना था उसे नींद आ जाती। खोली में 3 ही चारपाइयां दस्तयाब थीं और तीसरी चारपाई छलंगा बनी थी। उसकी नवार भी 2-3 जगह से टूटी हुई थी। राजकुमारी साहिबा इस पर आराम करेंगी। लोरा ने छलंगा चारपाई पर सोने से इनकार कर दिया था। मैं नफी में सारी लाया, ये मेरे लिए रहने दो। वो बिफर कर बोली, तुम क्यों छलंगा चारपाई पर सोओगे? मेरे होठों पर मुस्कुराहट उभरी। क्या तुम नहीं जानती? जहर लगती है तुम्हारी हंसी। बीवियों के से अंदाज में मुझे कोसते हुए वो छलंगा चारपाई की तरफ बढ़ी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा। सख्तियां बर्दाश्त करना मर्द का काम होता है, औरत का नहीं। वो बर्रम हुई, तुम्हारी औरतें घर बैठी हैं। अच्छा 5 मिनट सब्र करो, मैं नई चारपाई खरीद लाता हूँ ताकि वजह ही को कत्ल कर दूं। परमा पर कहर आलूद नजर डालकर वो कुराई, वजह पुरानी चारपाई नहीं है और वजह एक मासूम लड़की भी नहीं है। इसे अपनी चारपाई पर धकेल कर मैं बाहर निकला। चारपाई और रात का खाना खरीदने में मुझे 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। वापसी पर लोरा परमा को धमकाती हुई मिली थी। न जाने क्यों वह परमा पर बरहम थी, हालांकि अच्छी तरह जानती थी कि शुक्ला के करतूतों के जवाब दे परमा नहीं हो सकती थी। पुरानी चारपाई सेहन में फेंक कर मैं नई चारपाई पर बिस्तर लगाया। लोरा खामोश हो गई थी। परमा की आंखों में मुझे हल्की नमी तैरती नजर आई। मैंने कड़ी नजर से लोरा को घूरा। उसने ठीठों के अंदाज में कंधे उचका दिए थे। मैंने परमा की हथकड़ियां खोलकर उसे मुंह हाथ धोने का कहा ताकि खाना खा सके। वो मनमनाई, हमें भूख नहीं है। इसकी पीठ थपथपाते हुए मैं उर्दू में बोला, कहा ना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना इज्जत ना जान को। हमारी दुश्मनी शुक्ला से है। आप बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर हो। अब उठो और ताज़ा दम हो जाओ। मुझ पर ममनूनियत भरी नजर डालकर वो गुस्ल खाने में घुस गई। मैंने 2 चारपाइयां मिलाकर उन पर खाना चुन दिया। आ जाओ, मैंने लोरा को आवाज दी। वो करीब आई। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? मुझे हैरानी हुई, क्या हुआ? वो पस्त आवाज में बोली, इसे क्या तसल्लियां दे रहे थे? जब कह दिया कि कुछ नहीं कहूंगी तो जुबानी कलामी धमकाने पर तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं तंजिया अंदाज में बोला, तुम्हें क्या मालूम मैं इसे तसल्लियां दे रहा था या कोई और बात कर रहा था? उर्दू नहीं जानती, तुम्हारी हरकतें देखकर अंदाजा तो कर सकती हूँ। कैसे आमी हुई लड़की को तसल्ली देना गलत है, जबकि लड़की के बेगुनाह बेकसूर होने का यकीन हो। वो बेपरवाही से बोली, औलाद को वालिदैन का बोया काटना पड़ता है। वो एक अजीम मुजाहिद की बेटी है, शुक्ला की नहीं है। बल्कि शुक्ला तो उसकी माँ का कातिल है। तुम निरा सरदर्द हो। अगर मजबूर ना होती तो तुम्हारे साथ एक पल न ठहरती। मैं बेजारी से बोला, मजबूरी कैसी, दफा हो जाओ। शुक्ला को परमा के नाम पर ब्लैकमेल करके जो लेना है हासिल करो। परमा की फिक्र ना करो, मैं इसे संभाल लूंगा और इंशाअल्लाह अब शुक्ला की सूरत नहीं देख सकेगी। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली, ओए होए इतनी पसंद आ गई है कि कैप्टन लोरा ब्राउन भी कबाब में हड्डी लगने लगी है और ये भूल गए कैसे ललचाते हुए नदीदेपन से डेट पर जाने की दरख्वास्त किया करते थे। चटकनी खुलने की आवाज पर मैं दबे लाजम बोला,
कौड़ मगज इसके सामने ऐसी बकवास न कर देना। होंठों पर इस्तजाइया मुस्कुराहट बखेरे वो खामोश हो गई। परमा बाहर आई। सुर्ख सफेद चेहरे पर पानी के कतरे फूल पर पड़ी शबनम की तरह लग रहे थे। उसने तौलिया इस्तेमाल नहीं किया था। यकीनन नफीस सेठ ज़ादी को किसी दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करना कबाहत लग रहा था, बल्कि वो आम सा बिस्तर, गरीबों का गुसल खाना और बैतुल खला मुरम्मत की मुंतकाजी दीवारें और ये खोली जिसके फर्श का नाकस प्लस्तर जगह जगह से उखड़ा था। यकीनन वो मकाम उसके लिए किसी अकूबत खाने से कम न था। लौरा जैसी तरबियत याफ्ता और अमली जिंदगी गुजारने वाली सराय पर वहां आकर चीख पड़ी थी। परमा तो नाजों में पली शहजादी थी जिसे न गर्मी से पाला पड़ा था न सर्दी से वास्ता। गर्मियों में हर जगह उसे एसी मुयस्सर होता था तो सर्दियों में हीटर। इस खोली से तो उसके मुलाजमों की रहाइशें भी कई गुना बेहतर होंगी। वो करीब आकर बैठ गई। मुझे दिखाने को उसने 2-3 नवाले सहर मार किए। बिलाशुबा परेशानी ने उसकी भूख उड़ा दी थी। मैंने ज्यादा इसरार नहीं किया कि उसकी हालत से भी वाकिफ था और यह अंदेशा भी था कि मेरे इसरार को फिक्रमंदी जानते हुए लोरा बकवास न शुरू करते। वो परमा को घटिया दर्जे के कैदी से ज्यादा अहमियत देने पर तैयार न थी, जबकि अंसारी साहब से अकीदत की वजह से मुझे परमा की फिक्र थी। मैं इसे हल्की सी तकलीफ पहुंचाने पर राजी न था कि जा उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता या इसकी हद तक की जाती। बेटी अंसारी साहब को जान से अजीज थी। परमा का जिक्र करते वक्त उनके होठों पर शफकत भरे तबस्सुम का उभरना, आंखों में परमा की जुदाई पर नमी का छलकना, चेहरे का हसरत व यास की तस्वीर बन जाना जाहिर करता था कि परमा उन्हें कितनी प्यारी थी। परमा की मोहब्बत ही थी कि वो शुक्ला जैसे डायनोसार से हार मानने को तैयार नहीं थे। हमें हथकड़ियों में तकलीफ हो रही है, शायद सो न सके। लोरा जूं ही बर्तन समेट कर उठी। परमा होले से मनमनाई। बेचारी लोरा के रवैये की वजह से खौफजदा थी। हालांकि हम जिन्स होने के नाते उसे लोरा का सहारा लेने की जरूरत थी, मगर लोरा के बार बार झिड़कने, धमकाने और इजहार नफरत के बाद उसका मेरे हमदर्दी भरे रवैये पर मेरी तरफ मुतवज्जा होना अचंभे की बात न थी। लोरा बर्तन धोने सहन में निकल के मैंने नदामत जाहिर की। हमारी मजबूरी है, पर ना आपको कभी तकलीफ न पहुंचाई जाती। वो लजाजत से बोली, जब तक आप मौजूद हैं तब तक तो यूं ही रह सकते हैं ना। बेशक आप दरवाजे को अंदर से ताला कर दें। मैं मुतबस्सुम हुआ, वादा करती हो कि भागने की कोशिश नहीं करोगी। सर झुकाकर वो अटकते हुए बोली, जज्जी हम वादा करते हैं नहीं भागेंगे। शायद पहली बार झूठ बोलना पड़ा था जो हक लागी थी। इसे कुरेद कर नादम करने में दिलचस्पी न थी। इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अच्छा सोचा, मैं झाँक रहा हूँ। चेहरे पर शुक्रगुजारी का गहरा असर लिए वो लेट के। लोरा ने अंदर आते ही बर्तन एक तरफ रखे और उसे कड़े तेवरों से घूरते हुए हथकड़ी उठा ली। मैं जल्दी से बोला, फिलहाल रहने दो कैप्टन। सच में? उसके चेहरे पर बेयकीनी उभरी। मैं झाँक रहा हूँ। वो बरहमी से बोली, इसके लिए कब तक झाँकोगे? मैं इत्मीनान से बोला, आराम करो, ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। वह तंजिया लहजम बोली, तुम हो ना मेरा दर्द सर। एक आदमी का जागना जरूरी है। उसने मुंह बिगाड़ा, तुम्हारे जागने पर नहीं, लड़की के नाम बंदे होने पर मुतरिस हूं। क्या ख्याल है तुम्हारे ऐतराज की मुझे परवाह होगी? वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली, एक ब्रिगेडियर का ऐसे सिपाही को अपनी डॉक्टर बेटी का रिश्ता देना जो पहले से 2 बीवियों का शौहर हो, यकीनन अहमकाना और लिच्चर सोच है। मैंने तेज लहजा उसे रोका, बकवास की जरूरत नहीं, शुक्ला ब्रिगेडियर नहीं जनरल है। साथ ही आंख मारकर उसे अंसारी साहब का जिक्र न करने का इशारा कर दिया। उसने तपते हुए कहा, कोई अनहोनी हो गई तो तुम्हें गोली मारने से भी नहीं चूकूंगी। मैंने उसके अंदेशे को दरख्वा इतना नहीं जाना था। मेरा मतमा नजर परमा को हद्दुल वसे आराम बुन जाना था। मैं सुबह भी सो सकता था। यूं भी 2-3 दिन हमने बाहर नहीं निकलना था। टीवी की मेज अपनी चारपाई के करीब करके मैंने आवाज धीमी की और खबरें देखने लगा। नामालूम दहशतगर्दों की वजह से पुलिस जगह जगह पर छापे मार रही थी। मुख्तलिफ सड़कों पर पुलिस के नाके और चेक पोस्टें कायम हो गई थी। परमा के अगवा की खबर किसी चैनल पर नहीं आई थी। अलबत्ता मेडिकल की एक नामालूम तालबा की पुरस्कार गुमशुदगी का जिक्र 2-3 चैनलों ने किया था। थोड़ी देर बाद ही लोरा के गहरे सांस मेरी समातों में गूंजने लगे। परमा की आंखें भी बंद थीं। खबरों का तकरार और बार बार घूम फिर कर पुरानी गुफ्तगू का दोहराया जाना ज्यादा देर बर्दाश्त न हो सका। मजबूरन मुझे चैनल तब्दील करना पड़ा और मैंने एक दस्तावेजी फिल्म लगा ली। रात दबे पांव सरकने लगी। इस दौरान गनूदगी का हल्का सा झटका लगा। आरामदेह बिस्तर पर मुसलसल झागना भी कारेदार बन जाता है। मैं परमा के हाथ पांव जकड़ने के इरादे से उठा ताकि थोड़ी नींद ले लूं। वो कंबल में गायब थी। सिर्फ मोहना चेहरा ही बाहर नजर आ था। चेहरे पर इतनी मासूमियत और अल्लड़पन छाया था कि मैं उसे नींद से जगाने का हौसला नहीं कर सका। दरवाजे को सिर्फ बाहर से ताला किया जा सकता था क्योंकि अंदर जंजीर के बजाय चटखनी थी। मुझे और कुछ न सूझा और हिफ्से मातकद्दम के तौर पर अपनी चारपाई को दरवाजे के सामने बिछा दिया। मेरी नींद ऐसी न थी कि परमा मेरे ऊपर से गुजर कर दरवाजे से बाहर चली जाती और मैं सोया रहता। उसके बावजूद मैंने लंबा पड़ने के बजाय घुटनों में सर देकर बैठना जरूरी समझा क्योंकि मैं खतरा मुंह लेने के हक में नहीं था। परमा के हसूल के बाद मेरा मिशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। बस अब शुक्ला के खात्मे का मंसूबा बनाना था ताकि भारत से फरार होने में आसानी होती। परमा के मामू को यकीनन उसकी इतनी परवाह होती जितनी नाना को थी।
बैठे बैठे ही मैं अपने पलवैश्य के पास पहुंच गया था। जो जो वक्त गुजर रहा था उसकी याद छाती का फोड़ा बनती जा रही थी। इंडिया आमद के बाद मुझे आराम के औकात कम ही मुयस्सर रहे थे और यह मेरे लिए बेहतर था कि मसरूफियत उसकी जानलेवा यादों से छुटकारे का बायस बनती थी। अब तो जुदाई के साथ उसकी खफकी का एहसास भी दिलो दिमाग पर कचोके लगाता रहता था। आंखें बंद करने के बाद मैं उसके तस्वुरात में खोया जाता, गुजरी बातें दोहराता, उसकी अदाओं में डूब जाता, उसके रूठने बनाने से लुत्फ अंदोज होता, उसकी खनकती गुनगुनाती हंसी ध्यान में लाता, दबी दबी सरगोशियों के लिए समातों को वाह करता, उसके गर्म महकते सांसों की फवार को महसूस करता, उसका मेरी उंगलियों को चटखाना याद करता, मेरे हाथ उसकी नाक कान रेशमी जुल्फों के लम्स का एहसास करते, यहाँ तक कि मैं नींद में डूबकर ऐसे जहान में पहुंच जाता जहां न उसकी खफकी मौजूद थी और न जुदाई से वास्ता था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी गुदगुदी थी। बगल या पेट में उंगली चुभोने से वो यूं उछलती थी जैसे बिजली का करंट या बिच्छू का डंक लगा हो। छोटी मोटी खफकी को दूर करने का ये तीर बहादफ नुस्खा था। मैं पूछता, मूड ठीक करती हो या करूं गुदगुदी, और वो फौरन खफकी खत्म कर देती थी। सपनों की दुनिया ऐसी जगह है जहां गम कम और खुशियां बेबहा होती हैं। इंसान की बहुत सी तिचना ख्वाहिशात ख्वाब नगर में पूरी होती हैं। मेरी आंखें भी नींद में पलवैश्य की दीद से बहरा मंद होती, कुव्वत शामा उसकी खुशबू से फैज याब होती और समाते मीठी सरगोशियों से मुनव्वर होती। बैठे बैठे मैं भी सपनों की दिलकश दुनिया में पहुंच गया। पलवैश्य मेरा सर गोद में रख के बालों में उंगलियां फेर रही थी। उसके लबों पर पश्तो जुबान का गीत मचल रहा था। अचानक उसने पूछा, राजू पानी पियोगे? नहीं, मुझे तो प्यास लगी है। उसने हाथ बढ़ाकर मेज पर से जग उठाया और जो ही गिलास भरने लगी जग उसके हाथ से फिसला। एकदम मैंने कूनियां सामने करके जग को रोकने की कोशिश की और इसी वक्त मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। शीशे का जग सर के अकवी हिस्से से टकराया। ऊक की जोरदार आवाज से मैं दाएं जानब झुका और चारपाई से नीचे गिर गया। मेरी आंखें वाह हुई, वह परमा थी। मुझे जग रसीद करके उसने जग चारपाई पर फेंका। चारपाई को एक जानब हटाकर चटकनी खोलने लगी। मैं एक झटके से उठा मगर जोर का चक्कर आया और दोबारा गिर गया। सर पर हाथ फेरा तो खून बह रहा था मगर परमा का भाग जाना हमारे सारे मंसूबे पर पानी फेर देता। लौरा ब्रून की आदत थी कि वो चेहरा कंबल में छुपा कर सोती थी। इसी वजह से हल्की फुल्की खटपट उसे सुनाई नहीं दी थी, या जागी भी थी तो मेरी पहरेदारी पर भरोसा करते हुए चेहरे से कंबल नहीं हटाया था। परमा चटकनी खोलकर बाहर को भागी। मैं कोशिश करके डगमगाता हुआ उठा। पहले लौरा को उठाने का सोचा मगर उसके संभलने तक परमा के दूर निकलने का खतरा था, इसलिए खुद ही उसके पीछे भाग पड़ा। सर में धमाके हो रहे थे और तेजी से हरकत करना बहुत मुश्किल लग रहा था। परमा बैरूनी दरवाजा खोलकर बाहर जा चुकी थी। मैं नंगे कदम ही भागा गया। दरवाजे से बाहर कोई नुकीली चीज पांव के तलवे में चुभी मगर वो वक्त ऐसी बातों पर ध्यान का नहीं था। कदम रोककर मैंने पांव पर हाथ फेरा, वो कील थी। कील निकालकर दूर फेंकी और दोबारा भाग पड़ा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो हवा के झोंके की तरह उड़ती नजर आई। उसने काली जीन्स पर सफेद कुर्ता और उस पर काले ही रंग का उम्दा कोट पहना हुआ था। भागते हुए उसने चंद बार मदद मदद की आवाज बुलंद की मगर वो मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां रात के इस वक्त जागने का रवाज होता। गरीब मजदूर तबका लोग थे जो सर्दी से बचने को बिस्तरों में छुपे थे। मैं भी जख्मी पांव की परवाह किए बगैर भागा। सर की चोट को भी मैंने पसे पुष्ट डाल दिया था। हालांकि यूं लग रहा था जैसे कोई बॉक्सिंग दस्ताने पहनकर मेरे सर में मुसलसल मुक्के मार रहा हो। पांव में भी कील चुभने से सख्त जलन और दर्द हो रहा था। मुख्तसिर गली अबूर करके वो सड़क पर निकली और शायद उसकी किस्मत अरूज पर थी कि जैसे सड़क पर चढ़ी गाड़ी की तेज रोशनी में नहा गई। वो सुर्ख रंग की आल्टो थी। प्लीज मदद करो, बाआवाज बुलंद कहते हुए परमा हाथ उठाकर कार के सामने खड़ी हो गई थी। कार रुकी, अकबी दरवाजा खुला और उसरात से अंदर घुस गई। इसके कार के सामने रुकते ही मैं पार्किंग की तरफ तोड़ पड़ा था क्योंकि किसी नौजवान लड़की का लिफ्ट का उठा हुआ हाथ कम ही मायूस लौटता है और लड़की जब परमा की तरह भरपूर जवान और मासूम मनमोहने रुख के मालिक हो तो लिफ्ट न मिलने का गुमान 0% रह जाता है। गली में 2 घरों के दरमियान खाली जगह थी जहां 3-4 कारें पार्क थी। वह कारें दिन भर बतौर टैक्सी चलाई जाती थी। कुछ टैक्सियां दिन भर पार्क रहती और रात को निकाली जाती। मैं अपनी कार हमेशा ऐसी जगह पार्क करता जहां नागहानी सूरत में जल्दी भागा जा सके और मेरी एहतियात काम आ गई थी। कार स्टार्ट करके मैं बाहर लाया और सड़क पर चढ़ते ही रफ्तार बढ़ा दी। मकाम में शुक्र था कि सड़क खाली पड़ी थी। ये सड़क साहिल समंदर की तरफ जाती थी। जल्द ही कार की अकबी बत्तियां नजर आने लगी, लेकिन करीब पहुंचने से पहले कार सड़क से उतरकर अमारती सिलसिले में घुस गई थी। इसके गली में दाखिल होते ही मैं रफ्तार मजीद बढ़ा दी थी क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले कार किसी मकान में घुस जाती तो तलाश करना मसला बन जाता। मतलूबा जगह पहुंचकर मैंने भी कार सड़क से उतारी। सामने तवील गली खाली नजर आ रही थी। गली काफी कुशादा थी। मैं तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता गया मगर मोड़ मुड़ते ही रुकना पड़ा कि दूर दूर तक कार का नामो निशान तक नहीं था। कार एक जानिब लगाकर मैं नीचे उतरा। अंदाजा यही था कि कार गली मोड़ से पहले ही किसी मकान के अंदर गई थी। ज्यादातर मकान के सेहन में बल्ब रोशन थे। अगर सारे मकानों का जायजा लेता तो शायद सुबह हो जाती। मुझे सख्त परेशानी हो रही थी। अगर परमा को लाने वाला
पुलिस को फोन कर देता तो मेरी वहां मौजूदगी सख्त खतरनाक हो सकती थी। अगर इसकी नीयत परमा पर बिगड़ गई थी, फिर एक रूह फरसा ख्याल मेरे दिमाग में जागा। ऐसा होता तो मैं सारी जिंदगी खुद से नजरें ना मिला पाता। परमा जैसी लड़की पर किसी की नीयत का बिगड़ना बाइदस क्यास न था। अपने अव्वल जिक्र अंदेशे पर कि वहां पुलिस न पहुंच आए मुझे वापसी का ख्याल आया था, मगर परमा की इज्जत खतरे में महसूस करते ही मेरी सारी हिस्सें बेदार हो गई थी। मैं पैदल ही पीछे चल पड़ा। हर मकान के दरवाजे से झांक कर मैं शहर में नजरें दौड़ाता और दूसरे मकान की तरफ बढ़ जाता। कार गैराज ही में पार्क होती है और अमूमन गैराज का दरवाजा नहीं होता। 5-6 मकान ही देख पाया था कि अचानक मेरे हिसास कानों में किसी लड़की के चीखने की आवाज आई।